Today's our topic is airway obstruction. We are going to discuss about the emergency conditions, emergency care. Last class we are discussing about what are the principles in emergency care, what are the scopes and issues in emergency care. Now, the first topic of emergency care is airway obstruction. As we all know, whenever the airway is obstructed, the peoples may die. जैसा कि आपको पता है, जब भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एयरवे? एयरवे मीन्स नोज, फेरिंग्स और ट्रैकिया या नेजल ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर किसी भी एरिया में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, चोकिंग की वजह से, अगर एयरवे का जो वेंटिलेशन प्रोसेस है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 बढ़ जाएगी अंदर, क्योंकि जब वेंटिलेशन नहीं होगा CO2 बाहर नहीं आएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया एंड हाइपर कार्पिया या हाइपर कैपनिया जिसको बोला जाता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, दैट इज़ हाइपोक्सिया इन टिश्यूज़, और जब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट इज़ हाइपर कैपनिया है, हाइपर कार्बिया इसको किसी के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन बात करेंगे कि कैसे एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, क्या कोज होते हैं उसके, और कैसे कैसे अपन उस एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि जब भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है, और हाइपोक्सिया में भी अगर लंबे टाइम तक रहा तो हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या हो सकता है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो टिश्यूज़ क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, स्चीमिक, और स्चीमिक या अंदर नेक्रोसिस। तो अगर थोड़ी देर तक भी ऑब्स्ट्रक्टेड रहा एयरवे तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स, टिश्यूज या जिनको ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है वो नेक्रोस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। द एयरवे में भी पार्शियली और कम्प्लीटली ऑक्लूडेड, मतलब कि या तो पार्शियली क्लोज हुआ हो, ऑक्लूडेड, या ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ हो, या कम्प्लीटली हुआ हो। इफ द एयरवे इज कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ विल अकर इन 3 to 5 मिनट्स सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से 3 से 5 मिनट के अंदर कम्प्लीटली ब्रेन डैमेज और डेथ वहाँ पे हो सकती है। और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे कैन लीड टू प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया एंड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट। अगर धीरे धीरे, मतलब पार्शियल मतलब कम्प्लीटली ऑक्लूजन नहीं हुआ है, कम है, तो वो क्या कर सकता है, हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकार्बिया होगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन बढ़ेंगे, कार्डियक फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आएगी, और मे बी अल्टीमेटली उनका फेलियर या अरेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है कि एयरवे के अंदर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो, या किसी तरह के कोई सीक्रेशंस हो, किसी तरह का कोई कोलैप्स हो गया हो किसी ट्यूब का, जैसे ट्रेकिया का, या कोई इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में बर्न, कई बार बर्न की वजह से हो जाता है, कई बार किसी पॉइजनिंग की वजह से हो जाता है, कई बार किसी ऑब्जेक्ट की वजह से हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस में क्या हो सकता है, जब भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेंटिलेशन प्रोसेस था, वेंटिलेशन मतलब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, और प्रोसेस बंद हो जाएगा, और वो बंद हो जाने की वजह से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, तो हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से धीरे धीरे जो सेल्स हैं वो नेक्रोस्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसके बाद बात करें कि कोजेज, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हैज़ ए नंबर ऑफ कोजेज इंक्लूडिंग एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। सबसे पहले कि कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा एयरवे के अंदर फंस गया हो। एनाफाइलेक्सिस मतलब रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस या एलर्जिक रिएक्शंस या कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी चीज़ का। एनाफाइलेक्सिस मतलब ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी वजह से
पार्शियली या कम्प्लीटली ऑक्लूजन हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, इनहेलेशन और केमिकल बर्न, इनहेलेशन बर्न की वजह से या केमिकल बर्न की वजह से। तो ये सब कंडीशन है जिनकी वजह से कि आपको क्या मिल सकता है, देखने को मिल सकता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इन एडल्ट्स एस्पिरेशन ऑफ बोलस ऑफ मीट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब अपन जनरली बात करें कि जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज है, तो बोलस ऑफ मीट। जैसे कोई मीट खा रहा है तो फंस गया गले में, या गले में फंसने की वजह से ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स दोनों पास पास में होती है तो वो फंस जाता है। तो उस कंडीशन में ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स दोनों ही क्लोज हो जाती हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है एयरवे के वेंटिलेशन के अंदर। अब चिल्ड्रंस की बात करें तो स्मॉल टॉयज, बटन्स, कॉइन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉमनली एस्पायरेटेड इन एडिशन टू फूड। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो कोई भी चीज़ को मुंह में लेता है सीधे, तो वो चीज़ें अगर एयरवे अंदर तक चली गई तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिटोन्सिलर एब्सिस है, एपिग्लोटिस एंड अदर एक्यूट इन्फेक्शंस प्रोसेस ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंग्स कैन रिजल्ट द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब कॉजेज है जिनकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो कॉमन एंड साइन एंड सिम्टम्स, चोकिंग। सबसे पहले चोकिंग के आपको चोकिंग जैसी फील होगी कि बिल्कुल कोई चीज़ अटक गई है या आप सांस अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को कहते हैं चोकिंग। एप्रीहेंसिव अपीयरेंस मतलब एक अनक्सियस या एक अजीब सा जो पोस्चर हो जाएगा या अजीब सी अपीयरेंस हो जाएगी अपनी की, गले को दबाना, छाती को दबाना, ऐसा कुछ जो पेशेंट है वो करेगा। इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर होगा, ना इंस्पिरेशन स्पीडली यानी फोर्सफुली इंस्पिरेशन की ट्राई करेगा और फोर्सफुली एक्सपिरेशन की ट्राई करेगा। लेबर्ड ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो लंग्स भी कोलैप्स होने लग जाते हैं। क्योंकि वेंटिलेशन ही बंद हो गया तो टाइडल वॉल्यूम का इनपुट आउटपुट बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से लंग्स भी कोलैप्स होने लग जाते हैं। तो ब्रीदिंग को थोड़ा लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए। जो वेंटिलेशन है उसके लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, नॉर्मली अपन एसेसरी मसल्स का रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है, डिस्नी कंडीशन होती है, तो उन कंडीशंस में अपनी जो एसेसरी मसल्स होती हैं सुप्रास्टर्नल और इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं उनका अपन यूज करना चालू कर देते हैं। तो उस वो भी कब होगा जब आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले। फ्लेयरिंग नोस्ट्रिल्स, जो नोस्ट्रिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेयरिंग करेंगे। इसके अलावा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे कम होगा कन्फ्यूजन की स्टेट आएगी। साइनोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हाइपोक्सिया अगर ज़्यादा बढ़ता गया तो डेथ भी हो सकती है। तो ये जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको देखने को मिलेंगे जब एक पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। कैसे असेस करोगे आप कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। Assessment of the patient who has a foreign object occluding the airway may involve simply asking the person whether he or she choking or requires help। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट खुद ही आपको इशारे से या जो भी बोलने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इशारे से, उसके एक्सप्रेशन से या उसकी एक्टिविटी, गले को दबाना, छाती को दबाना या ऐसे सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी जो उसके एक्सप्रेशन या बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जो उनसे आपको देख के पता चल सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इंस्पेक्शन ऑफ द ओरोफेरिंग्स से आपको पता चल सकता है। ओरोफेरिंग्स को इंस्पेक्ट किया बाई एक्सरेज, लेरिंगोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप से आपको आइडिया लग सकता है या पता लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसे करो। अब ऑब्स्ट्रक्शन है, मेन कोज ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट को हटाना या कोई ट्यूब का यूज करना या कोई अल्टरनेटिव एयरवे यूज करना जिससे कि अपन ऑक्सीजन को पहुंचा सके, तो वो सब तरीके अपन यूज कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशिंग एन एयरवे में बी ए सिंपल एंड एज रिपोजिशनिंग द पेशेंट्स हेड टू प्रिवेंट द टंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द फेरिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी टंग को टंग जो है डाउन ना हो जाए, पीछे की तरफ गिर जाती है,
और जो कि ओरोफेरिंग्स को ब्लॉक कर देती है या फेरिंग्स को ब्लॉक कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो उसको बचाना है। तो उसके लिए उसको लेटरल पोजीशन या टंग को हाथ से या उंगली से प्रेस करके रखना है। तो वो सबसे पहला फीचर होगा जो, या पहला काम होगा जो आप करोगे। इसके बाद कुछ अल्टरनेटिवली मीजर्स यूज कर सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट या इसको हेलिंज मैन्योर भी बोला जाता है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर, जो थ्रस्ट मैन्योर या इंसर्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, रिमूव ए फॉरेन बॉडी और मेंटेन द एयर। अब इनके बारे में एक एक करके अपन आगे देखेंगे कि क्या क्या अपन मीजर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एब्डोमिनल थ्रस्ट या द हेमलिज मैन्योर। हेमलिज मैन्योर जिसको बोला जाता है, इसके बारे में बताऊं तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो बाहर से अंदर की तरफ अपन प्रेशर से ज़्यादा लेते तो और नीचे चला जाए। लेकिन अगर अपन अंदर से इतना प्रेशर जनरेट करें कि वो उस प्रेशर के साथ कोई भी जो ऑब्जेक्ट या कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन पेशेंट की को दोनों हाथों से एक हाथ को बिल्कुल नेवल के ऊपर जिप स्टर्नम के जस्ट पास में रखेंगे, फिस्ट बना के वन हैंड, एंड अदर हैंड को उसके ऊपर रख के और प्रेशर लगाएंगे एब्डोमेन में ऊपर की तरफ करते हुए, ताकि जो एक्सपिरेशन फोर्स है उसको अपन बढ़ा सकें। जो एक्सपिरेशन होता है ना, एक इंस्पिरेशन अंदर लेना और एक्सपिरेशन बाहर, तो एक्सपिरेशन फोर्स को बढ़ा देते। तो जब एक्सपिरेशन फोर्स बढ़ता है तो उस प्रेशर के साथ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा हुआ है तो वो बाहर निकल सकता है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिज मैन्योर। इसके लिए क्या करते हैं, स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट विथ योर आर्म्स अराउंड द वेस्ट, मेक ए फिस्ट विथ वन हैंड एंड पोजीशन इट स्लाइटली अबव द पर्सनस नेवल। पर्सन के नेवल से ऊपर फिस्ट बना के एक हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ के से उस फिस्ट को ग्रेस्प करेंगे और प्रेशर लगाएंगे एब्डोमेन विथ क्विक हार्ड अपवार्ड थ्रस्ट। ऊपर की तरफ पेट के ऊपर से ऊपर की तरफ अपन प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि जो एक्सपिरेशन फोर्स है उसको अपन बढ़ा सके और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर कर सकें। इसको कम से कम 5 बार करना है एक बार में, 5 बार कंटिन्यूसली करो। फिर अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, और ना फिर से करो और नहीं होता है तो अपन जो अदर मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर, जैसे आपको दिख रहा है, हेड को टिल्ट करना और चिन को लिफ्ट करना। हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर देना और चिन को लिफ्ट कर देना ऊपर की तरफ। जैसे नॉर्मली पर्सन का ये हेड है और ये चिन है, चिन और हेड नॉर्मली। तो हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करना और चिन को ऊपर की तरफ उठा देना। इस तरह से हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर किया जाता है। इन द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर, वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन द विक्टिम्स फोरहेड, विक्टिम की फोरहेड के ऊपर रखते हैं एक हाथ को, एंड फिल्म बैकवर्ड प्रेशर इज अप्लाइड विद द पाम टू टिल्ट द हेड। मतलब एक हाथ उसके फोरहेड पे रख के और पीछे की तरफ उसको फोर्स लगाएंगे ताकि उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ जा सके। द फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड आर प्लेस्ड अंडर द बोनी पार्ट ऑफ द लोअर जो कि बोनी पार्ट की तरफ लगाते हैं, नियर द चिन एंड लिफ्ट अप, और लिफ्ट चिन को या ठोडी जिसको बोला जाता है उसको ऊपर उठाएंगे। मतलब एक हाथ कहाँ पे है, फोरहेड पे, और दूसरा हाथ की उंगलियाँ कहाँ है, लोअर जो कि नीचे की तरफ। अब ऊपर वाले हाथ से पीछे की तरफ फोर्स लगाना है और नीचे वाले हाथ से ऊपर की तरफ उठाना है चिन को। इस तरह से अपन क्या करते हैं, चिन को तो ऊपर की तरफ कर देते हैं और जो हेड है या जो हेड है वो नेक से पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, तो इसको बोला जाता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर। अब इसका फ़ोटो से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फोरहेड पे रखा है एक हाथ और एक हाथ की उंगलियां लोअर जो पे। अब इसका फोर्स इधर की तरफ लगाना और इसका फोर्स ऊपर की तरफ लगाना, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से उठेगा और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा था कोई, वो इसके उठाने की वजह से क्लियर हो सकता है। तो हेड टिल्ट, हेड को पीछे की तरफ, एंड चिन लिफ्ट, चिन को ऊपर की तरफ। हेड को साइड वाइज टिल्ट नहीं करना, ऐसे कैसे एग्जैक्टली पीछे टिल्ट करना है। लेकिन इस मैन्योर में एक प्रॉब्लम है कि कई जैसे एक्सीडेंट के केसेज होते हैं, एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, उनमें अगर कोई नेक इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है तो उस कंडीशन में ये मैन्योर और ज़्यादा डेंजरस
हो सकता है। तो उन कंडीशंस में अपने को इसको अवॉइड करना। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को नेक इंजरी या स्पाइनल इंजरी है तो उस कंडीशन में आपको ये मैन्योर नहीं परफॉर्म करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो थ्रस्ट मैन्योर। जो थ्रस्ट मैन्योर, इसके अंदर क्या करेंगे, आफ्टर वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द पेशेंट, जो दोनों हाथ पेशेंट के दोनों जबड़ों की साइड में, द एंगल ऑफ द विक्टिम्स लोअर जो आर ग्रैप्स एंड लिफ्टेड, जो अपनी उंगलियां होंगी उनको नीचे, जो अपन ने अभी बताया था लोअर जो वहाँ पे लगा लेना है, दोनों हाथों को दोनों तरफ से ग्रैस्प करना है, और लिफ्टेड डिस्प्लेसिंग द मैंडिबल फॉरवर्ड, और मैंडिबल जो बोन होती है उसको फॉरवर्ड आगे की तरफ प्रेशराइज करना है। ये अप्रोच सेफ है उन पेशेंट्स के लिए, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि नेक इंजरी या जो भी स्पाइनल इंजरी है उन पेशेंट्स में ये मैन्योर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये फ़ोटो में दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों साइड से जो लोअर जो वहाँ पे लगाया, उंगलियाँ अपनी मैंडिबल या जो अंगूठा है वो कहाँ है, ऊपर चिन के ऊपर। इससे क्या करेंगे, नीचे से तो ऊपर की तरफ और उसको फॉरवर्ड की तरफ। जैसे इन उंगलियों का फोर्स किधर होगा, यूँ ऊपर की तरफ खींचते हुए, और इसका फोर्स किधर होगा, अंगूठे का मैंडिबल को आगे की तरफ ले जाते हुए। तो इससे क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या करना है, दोनों हाथों को दोनों साइड से लाके लोअर जो के पास लगाना है, अंगूठा ऊपर चिन के ऊपर होगा तो अंगूठे का प्रेशर आगे की तरफ और उंगलियों का प्रेशर ऊपर की तरफ, उंगलियों का प्रेशर ऊपर की तरफ और अंगूठे का फोर्स आगे की तरफ। इस तरह से अपने को एयरवे को ओपन करने के लिए ट्राई करना है। इसको क्या कहा जाता है, जो थ्रस्ट मैन्योर। इसके बाद बात करते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे इंसर्शन। अब ये अपन ने जो फिजिकली अपन कर सकते थे वो कर लिया। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो कुछ जो डिवाइसेज हैं वो यूज कर सकते हैं, या कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करके अपन जो है एयरवे प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एयरवे। इसके अंदर सबसे पहले आता है ओरोफेरिंजियल एयरवे का इंसर्शन करते हैं। तो ओरोफेरिंजियल एयरवे क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर ट्यूब और ट्यूब लाइक प्लास्टिक डिवाइस होता है दैट इज इंसर्टेड ओवर द बैक ऑफ द टंग इनटू द लोअर पोस्टीरियर फेरिंग्स इन ए पेशेंट हु इज ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली बट अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीदिंग अपने आप कर रहा है, ब्रीदिंग उसमें बंद नहीं हुई है, अनकॉन्शियस है, तो उसके अंदर अपन ओरोफेरिंजियल एयरवे यूज करेंगे, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस टाइप ऑफ एयरवे प्रिवेंट्स द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक। इससे क्या होगा, टंग का जो फॉल बैक होता है पीछे की साइड, वो प्रिवेंट हो सकता है अगेंस्ट द पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे। इट ऑल्सो अलाउज हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू सक्शन सीक्रेशन, और इससे सीक्रेशंस को सक्शन करने में भी हेल्प मिल सकती है। तो ये कैसा होता है, इसको गुडल्स एयरवे के नाम से भी जाना जाता है। गुडल्स एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे या गुडल्स एयरवे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ नोट कर लेना, गुडल्स एयरवे। अब इसके अंदर देखो, ये टंग है, टंग के ऊपर से इसको पहले तो इसको यूँ ऊपर की तरफ रखा जाता है, मतलब ये जो है इसको यूँ ऊपर की तरफ होगा, और फिर जैसे ही ये अंदर जाएगा इसको वापस टर्न करके अपन नीचे की तरफ कर देंगे। तो ये इंसर्शन का प्रोसीजर है वो बाद में कभी देखेंगे अपन। अभी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के जो क्या क्या तरीके हैं वो ठीक कौन से तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसको बोला जाता है ओरोफेरिंजियल एयरवे या गुडल्स एयरवे। अलग अलग साइज़ में, अलग अलग एडल्ट्स चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से इसके साथ अपन टंग को फॉलिंग बैक से और सीक्रेशन से, दोनों चीज़ों से अपन हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। इसके बाद आता है एंडोट्रेकियल इंटूबेशन या ईटी ट्यूब इंसर्शन। ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने के लिए अपने को लेरिंगोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेरिंगोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, लेरिंगोस्कोप कैसा होता है। तो लेरिंगोस्कोप की हेल्प से अपन ईटी ट्यूब या मतलब ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट एक ट्यूब लगाते हैं, और उस ट्यूब के थ्रू अपन जो है एयरवे का जो एक्सचेंजर वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो द पर्पज ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन द एयरवे इन पेशेंट्स विथ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी और हाइपोक्सिया। इट इंडिकेट्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों अपने को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इंडिकेट किया जाता है या उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है।
To stabilize an airway for patients who cannot be adequately ventilated with oropharyngeal airway, मतलब ओरोफेरेंजियल एयरवे जो पीछे अपन ने पढ़ा गुडल्स एयरवे, अगर उससे एडिक्वेटली वेंटिलेटेड नहीं हो पा रहा है पेशेंट तो अपने को एटी ट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है। टू बाईपास एन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन था नोज़ में या ऊपर फेरिंग्स से पहले ट्रेकिया के पहले कोई ऑब्स्ट्रक्शन था तो उसको के लिए अपन बाईपास प्रोवाइड कर देते हैं कि डायरेक्ट थ्रू द माउथ ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट अपन ने ट्यूब डाल के और एयरवे को स्टार्ट कर देंगे। इसकी वजह से टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ये यूज किया जाता है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर अपन ने ट्यूब डाल दी है तो इसमें एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। टू परमिट कनेक्शंस ऑफ द पेशेंट टू ए रिससिटेशन बैग और मैकेनिकल वेंटिलेटर, और उसकी हेल्प से अपन पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी जोड़ या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी डाल सकते हैं। टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल सीक्रेशन, ट्रैकिया और ब्रोंकस के सीक्रेशंस को हटाने के लिए या सक्शन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होता कैसा है, ऐसा होता है ये बाहर की साइड का है, ये अंदर की साइड जाएगा, इसको थ्रू द माउथ ट्रैकिया के अंदर डालते हैं और ये जो इन्फ्लेटेड ये बाहर की साइड पायलट बलून बाहर की साइड रहता है इसको फुलाने के लिए जो अंदर की साइड, ताकि ये वापस बाहर ना आ जाए। जैसे ये माउथ और ये ट्रैकिया, तो अपन थ्रू द माउथ ट्रैकिया के अंदर डालेंगे और ये जो बलून है इसकी हेल्प से इसको यहाँ फुला देंगे ताकि ट्रैकिया के अंदर फंस जाए और वापस बाहर ना निकले। तो और अब जो एयर जाएगी वो सीधा आगे की तरफ चली जाएगी और जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर बना रहेगा। ये भी अलग अलग साइज़ में आती है, अलग अलग नीड के अनुसार। तो ये है एंडोट्रैकियल ट्यूब, डायग्राम अच्छे से देख लेना। वो था गुडल्स एयरवे या ओरोफेरिंजियल एयरवे, ये है ईटी ट्यूब या एंडोट्रैकियल ट्यूब। फिर इसको अपन यहाँ से वेंटिलेटर से जोड़ देते हैं, वेंटिलेटर की ट्यूब से, और वेंटिलेटर अपने को जो जितना वॉल्यूम, जितना अमाउंट, जितने प्रेशर से ऑक्सीजन या जो भी एयर का वेंटिलेशन करना है वो अपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिकोथायरॉइडेक्टमी। क्रिकोइड जो कार्टिलेजेज होती हैं वो कहाँ होती हैं, ट्रेकिया के ऊपर। तो क्रिकोइड थायरॉइड के बीच में कट लगा के अगर अपन ट्यूब डाल देते हैं तो क्रिकोथायरॉइडेक्टमी बोला जाता है, या क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन पंक्चर करके अपन ने डायरेक्ट एयरवे बनाया और उसमें ट्यूब डाल के डायरेक्टली एयरवे एस्टेब्लिश कर दिया। तो इट्स द ओपनिंग ऑफ क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन टू एस्टेब्लिश एन एयरवे। द प्रोसीजर यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस इन विच एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज आइदर नॉट पॉसिबल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर ईटी ट्यूब इंसर्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर अपन ये वाला प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। एज इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सटेंसिव मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरीज, लेरिंगोस्पाज्म, लेरिंजियल एडिमा, हेमरेज इनटू नेक टिश्यूज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेरिंग्स, इन सब कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ईटी ट्यूब इंसर्शन। तो उस कंडीशन में अपने को क्रिकोथायरॉइडेक्टमी यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करते हैं, जो क्रिकोइड कार्टिलेजेज होती हैं और थायरॉइड कार्टिलेज होती है उन दोनों को पंक्चर करके और डायरेक्ट एयरवे बना देते हैं और उसमें थ्रू द ट्यूब अपन फिर वेंटिलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है क्रिकोथायरॉइडेक्टमी। अब ये अपन ने सारे फीचर्स परफॉर्म कर लिए। सबसे पहले अपन ने एब्डोमिनल थ्रस्ट कर लिया, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो थ्रस्ट मैन्योर कर लिया, ओरोफेरिंजियल एयरवे या गुडल्स एयरवे, ईटी ट्यूब इंसर्शन या क्रिकोथायरॉइडेक्टमी, इनमें से जो भी पर्सन के लिए सूटेबल है, पेशेंट के लिए सूटेबल चीज़ें या जिससे अपने को ठीक कर सकते हैं वो वाला परफॉर्म करेंगे अपन। और इसके बाद पेशेंट को क्या असेस करना है, आफ्टर दीज मैन्योर्स आर परफॉर्म द पेशेंट असेस फॉर ब्रीथिंग बाई वॉचिंग फॉर चेस्ट मूवमेंट्स एंड लिसनिंग एंड फीलिंग फॉर एयर मूवमेंट्स। ऐसा नहीं है कि अपन ने दे दिया और असेसमेंट ही नहीं करा कि ठीक हो गया पेशेंट। एक बार ये सब करने के बाद आपको असेस करना है पेशेंट को दोबारा कि वो ब्रीदिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन चालू हो जाएगा तो जो चेस्ट की मूवमेंट्स है अप डाउन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एयर का मूवमेंट आपको नॉस्ट्रिल्स के सामने जो
या फिर जो भी आपने ट्यूब यूज़ किया है उनके ऊपर आपको एयर के मूवमेंट्स की वजह से जो फीलिंग है वो आने लग जाएगी, या एयर आपको फील होने लग जाएगी कि एयर इन आउट हो रही है या नहीं हो रही। इन सच ए केस nursing diagnosis would include ineffective airway clearance due to obstruction of tongue, object and fluids। कुछ केसेस के अंदर जैसे अपन इनफेक्टेड एयरवे क्लियरेंस करते हैं तो कुछ ब्लड सलाइवा कोई ऑब्जेक्ट उनके ऑब्स्ट्रक्शन उनके से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उन कंडीशन में सक्शन करके अपन पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। द नर्सिंग डायग्नोसिस में भी आल्सो भी इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और इंजरी। तो ये इनफेक्टेड एयरवे क्लियरेंस और इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ये दोनों नर्सिंग डायग्नोसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था गाइस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, कैसे अपन एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन होना किन किन कंडीशंस की वजह से हो सकता है, या तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, या कोई बर्न हुआ हो, या कोलैप्स हुआ हो, कोई भी ऐसी कंडीशन, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया हो। तो जैसे आपने बात करी मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में जो मीट का पीस होता है वो फंस जाता है, तो उसकी वजह से जो, और चिल्ड्रंस के अंदर कोई कोइन कोई ऑब्जेक्ट या कोई अदर ऑब्जेक्ट, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट जो खाने के साथ बच्चे खाते रहते हैं, हर चीज़ को मुंह में लेते रहते हैं, कोई कांच की कोली कोई सिक्का, तो उनके चले जाने की वजह से हो सकता है, या कोई अदर इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। तो ये कंडीशन है जिनकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से हो सकता है। तो कॉज क्या है, इनको अवॉइड करना जिससे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और एयरवे को असेस करना कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पेशेंट को देखते ही पता लगे कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे बताया, सबसे पहले तो पेशेंट का बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा। जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ है तो वो चोकिंग गले को दबाएगा, चोकिंग जैसी फीलिंग आएगी उसको, या फिर एंजाइटीज, कन्फ्यूज़न, चेस्ट मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। तो इन सब से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। और अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो उस कंडीशन में आपको ओरोफेरिंग्स को विजुअलाइज करना है, फेरिंग्स को विजुअलाइज करके थ्रू ब्रोंकोस्कोप से या लेरिंगोस्कोप से आप देख के पता लगा सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन ने एब्डोमिनल थ्रस्ट किया, हेमलिच मैन्योर, उसके बाद हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जो थ्रस्ट मैन्योर। इन दोनों में एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैंने बताई कि जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है वो उन पेशेंट्स में नहीं परफॉर्म किया जाता है जिनमें नेक इंजरी, स्पाइनल इंजरी हो, उनमें नहीं किया जाता, और जो थ्रस्ट मैन्योर उनके लिए सूटेबल होता है। इसके बाद एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड गुडल्स एयरवे एंड क्रिकोथायरॉइडेक्टमी, ये प्रोसीजर करके अपन पेशेंट्स को एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चैनल का नाम है मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज, मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है, केवल क्लासेज के हिसाब से बच्चों को जो बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हिसाब से ये क्लासेज होती है। थैंक यू गाइस।